पड़ेगा। आज के दौर में ये सब सहना ही पड़ेगा। बिल बनाने की तो इनको जरूरत ही नहीं, आस्तीनों के सांपों को आस्तीनों में ही सहना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी जी ने कहा कि 99 पर विजयी हो गए। अरे सामने वाले मैदान छोड़कर भाग गए दादा, तो हम क्या करते, अकेले कैसे खेलते। आप 4 लोग बाहर से आने वालों पर सवाल करते हैं। जब मेडिकल कॉलेज की हमारी बहन के साथ गलत घटना होती है, आप अपने स्टेट के अंदर अपराधियों को ढूंढ कर FIR नहीं करा पाते हैं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, 2008 के मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड तनुवर राणा को आप भारत लेकर आए। हमने देखा कि किस तरह से टीवी पर अल्लाह से मौत मांग रहे थे आतंकवाद के जन्मदाता। समाप्त कीजिए। मेरा समय मेरी पार्टी की तरफ से है। आदरणीय महोदय जी, मेरे को अपना बात पूरी करनी चाहिए, आपसे निवेदन है, ये मेरी भावना भी है। मैं एक महिला हूं और जिन महिलाओं के साथ हुआ तो मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ पर एक बात रखी कि रक्षा बजट में कटौती हुई है। उन्होंने बताया कि 2018-19 में 2.4% था और 2024 और 25 में ये 1.89% हुआ। पर उन्हें पता नहीं चला कि भारत की इकोनॉमी बढ़ गई है। जब 2.4 था तब रक्षा पर खर्च किया जाने वाला 2.95 लाख करोड़ था और जब 1.89 था तो राशि बढ़कर 6 लाख करोड़ हो गई। धन्यवाद पेश करते हैं। आदरणीय महोदय जी, सिर्फ मुझे 2 मिनट की बात दी जाए। मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बनते ही PM साहब ने कहा था प्रधानमंत्री के रूप में, ना आंख झुकाकर बात करेंगे ना आंख उठाकर बात करेंगे, हम आंख मिलाकर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को तय किया है। और अब मैं अपनी आखिरी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि इस देश का दुर्भाग्य है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पॉज करना पड़ा, स्टॉप नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं। सवालों की आंधी है अध्यक्ष जी, सवालों की आंधी है लेकिन इरादों की धार है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा बहुत खास है। जो भारत माँ की महिमा बढ़ाते हैं वही देश आपने बोलने का मौका दिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में टेररिस्ट ने अटैक किया, हमारे 26 के करीब नागरिक को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया गया और उस समय पूरे देश में शोक की लहर छा गई और पूरा देश चिंता में था। और उस आतंकवादी हमले की मैं निंदा भी करता हूं और उस शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। सब उसके बाद उस आतंकवादी हमले के बाद देश जब सदमे था कि आतंकवादी आए कैसे, आतंकवादी घुसे कैसे, यह हमला कैसे हुआ। इससे पहले बालाकोट अटैक हुआ, लेकिन इस सब की जिम्मेदारी गृह मंत्री पे आती है, लेकिन कोई जवाब गृह मंत्री ने नहीं दिया कि आतंकवादी कैसे आए, कहां गए। 100 दिन के बाद भी आतंकवादी मिले नहीं। सब 24 अप्रैल को आतंकवादी हमले के समय PM साहब सऊदी अरब में थे, लेकिन जब दुख होता है, बड़ा दुख होता है, तो सबसे बड़े घर के मुखिया का फर्ज बनता है परिवार के साथ बैठकर दुख करे। लेकिन ये आतंकवादी हमले में भी राजनीति खोजते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब 24 अप्रैल को बिहार में जाकर पंचायती राज दिवस मना रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दिवस तो हर साल आएगा। इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, क्यों ना उनके साथ बैठा जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद पूरा देश, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी, पूरी विरोधी पार्टियां देश के साथ खड़ी हुई। जो भी करोगे हम एक मुक्त देश के साथ खड़े हैं। लेकिन 7 मई को हमला किया पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों के ऊपर हमारी फौज ने। मैं सैल्यूट करता हूं अपनी आर्मी को। आर्मी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाते हुए वो ठिकाने तबाह किए। सब जब ठिकाने लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है। बहुत चर्चा हुई कि ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के ऊपर हमारी फौज ने जिस तरीके से काम किया,
हम मान सकते कोई चूक हुई, राफेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए कि आप भ्रम में डाल रहे हैं देश को। आप डोनाल्ड ट्रंप जो आपके मित्र हैं वो भी कह रहे हैं 5 विमान गिरे हैं, उनको भी दिखा दीजिए कि कोई विमान हमारा नहीं गिरा। 35 के 35 राफेल हमारे पास है। साहब, जब जंग चल रही थी, मैं बॉर्डर से सर अमृतसर से आता हूं, पूरा जंग का माहौल था। हमारा वहां से ड्रोन अटैक भी हो रहा था, मिसाइल अटैक भी हुआ, हमने देखा, मैं वहां पहुंचा था। हमारी जब पूरी फौज ताकत से लगी हुई थी, आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान घुटने टेक चुका था, लेकिन अचानक 10 मई को ट्रंप जी सीज फायर का ट्वीट करते हैं कि सीज फायर हो गया, और हम भी कहते हैं सीज फायर हो गया। सीज फायर कैसे हो गया? पूरा देश खड़ा है, पूरा देश जानना चाहता है कि कोई भी लड़ाई हो उसके बाद टॉक होती है, कोई उसके बाद कोई एग्रीमेंट लिखा जाता है, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब तक जितनी भी युद्ध हुई हैं, चाहे अक्टूबर 1947 से 1949 तक चली, 1961 की चाइना के साथ हुई, अगस्त सितंबर 1965 की पाकिस्तान के साथ हुई, उसका ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1971 की, जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, उसका भी एक शिमला एग्रीमेंट हुआ। लेकिन अब ये पहली जंग है जो 3 दिन में खत्म हुई, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जंग एक डोनाल्ड ट्रंप जो इनके मित्र हैं, जो हौडी मोडी करते हैं, उनके कहने से हो रहा है। इधर ये कहते हैं इनके साथी लोग कि नहीं ये नहीं हुआ, लेकिन उसको कुछ कहने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि वहां बिजनेस एग्रीमेंट है साहब। जब पाकिस्तान ने भी रोका साहब, मैं कहता हूं जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ये भी माने गए भुज के साथ 5 लाख एकड़ में अडानी का सोलर प्लांट लग रहा है, उसने जब वहां अटैक करने की बात हुई, उसी समय सीज फायर भी हो गया साहब। इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। मैं कहना चाहता हूं हमें अपनी आर्मी पे गर्व है। उस आर्मी के CDS ने बोला कि हमारे साथ चाइना लड़ रहा था, लेकिन ये चाइना को लाल आंख दिखाने की बजाय चाइना के साथ व्यापार करते हैं। चाइना पैसा कमाता है, पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान आतंकवादी फैलाते हैं। सब आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग हैं, पंजाब पीड़ित है सर। 3 लाख लोग आतंकवाद में मारे गए सर। 1947 के बाद जितने पंजाबी, सिख भाई, जितने भी इंडियन वहां रहे, पाकिस्तान ने सारी मिनोरिटी को खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद वो वहां नहीं रुका, आतंकवाद पूरा पंजाब में फैलाया। 1 लाख के ज्यादा लोग पंजाब में मरे, चाहे वो आतंकवादी पंजाबी थे, चाहे वो सिविलियन मरे, चाहे आर्मी वाले मरे, पुलिस के लोग, सारे साथ पंजाब के थे। वहां नहीं रुका पाकिस्तान। 2 लाख लोग नशे में मारे गए पंजाब के, ड्रग्स से मरे। मैं हमेशा कहता हूं, अब टेररिज्म की बात करते हो, ड्रग को एज ए टेररिज्म लीजिए। ये पूरे बॉर्डर स्टेट का मसला है साहब। 2 लाख वो लोग वहां मारे गए सर। मेरी रिक्वेस्ट है सर, अभी भी पाकिस्तान नहीं रुकता। अभी भी पाकिस्तान 18 हैंड ग्रेनेड अमृतसर में फेंके गए हैं सर, पुलिस स्टेशन के ऊपर। सर मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को सबक कैसे दिया जाएगा? ये कहते हैं हमने उसको घुटने बार कर दिया। इनके साथ सर 4-5 वाक़े हैं, उड़ी हमला, पठानकोट हमला, उसके बाद पुलवामा अटैक, ये अभी जो अटैक हुआ है पहलगाम में। सर मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने किया है, लेकिन पाकिस्तान अब घुटने बार था। इनकी क्या मजबूरी थी कि पाकिस्तान को इन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया? क्या बिजनेस इतना जरूरी हो गया कि अपने पूरे देश का गौरव लगा हो और ये लोग उसको जवाब ना दें? सर इन्होंने मिलिट्री का पॉलिटिसाइज किया, राजनीतिकरण किया। मिलिट्री के अफसर पहली बार है जब वो ANI के ऊपर आकर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बयान दे रहे। सर हरमंदर साहब के देखिए, सर मैं अमृतसर में था, मैं 3 दिन लगातार अमृतसर में था, अटैक हुए, लेकिन क्या जरूरत थी एक मिलिट्री के अफसर को कहने की? क्या उससे बयान दिलाया गया कि हरमंदर साहब के ऊपर अटैक हो रहा था? क्या राजनीति खोजना चाहते हैं उसमें से? ये
ठीक है। सर बहुत- राजनीति समाप्त करें कीजिए, प्लीज। सर। देखिए मैं कहता हूं, देखो ये राजनीति कर रहे हैं माफी वीर की, हम राजनीति करते हैं सूरवीर की। सूरवीर जिस परिवार ने 2 प्राइम मिनिस्टर हुए सर, श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने सीएम खोया पंजाब में, अब उसको आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? आप चले जाते हो नेहरू जी के ऊपर, आप चले जाते हो कांग्रेस के ब्यॉन्ड पीछे, लेकिन जो अब आप 56 इंच का सीना है, वो तो 44 इंच का सीना चाइना का होगा। मेरा जनरल मुनीर का मेरा ख्याल ज्यादा ज्यादा 45 इंच का होगा। तो क्या ये सीना हमें दिखाने के लिए रखा है? आप उनके ऊपर टैग क्यों नहीं करते? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर शॉर्ट 30 सर सेकंड में समाप्त देखिए जब मिलिट्री को आप समय पे आर्मी को हथियार नहीं देंगे, समय के ऊपर उसकी खरीद नहीं करेंगे। हमारे चीफ एयर मार्शल ने एपी सिंह जी ने बोला कि हमें 3-3, 4-4 साल, कोई नहीं सर ना बंद ना कराएं, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उसको कवर करने के लिए, क्योंकि देश बचेगा, मिलिट्री स्ट्रांग होगी, आप भी बचेंगे, हम भी बहुत बचेंगे। बहुत धन्यवाद। सौमित्र खान जी, सर एक मिनट सौमित्र खान जी प्लीज। सर एक मिनट में कंक्लूड करूं सर, एक मिनट। धन्यवाद चेयरमैन सर। सर एक मिनट, आज ऑपरेशन सिंदूर सर मैं कहना चाहता हूं मिलिट्री के OEMS ओरिजिनल जे आत्मनिर्भर। सर एक मिनट दे दीजिए। हो गया भाई, हो गया भाई। नो प्लीज आप start ऑपरेशन करो। সিঁদুর आप स्टार्ट करो प्लीज। একটা প্রতীক, সৌমিত্র খান। একটা আদর্শ, একটা সংকল্পের নাম। যে সংকল্প দেশের সেনাবাহিনী নিয়েছিলেন, যে সংকল্পের নাম দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন। আমরা 22 এপ্রিল পেহেলগাঁওতে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা গোটা ভারতবর্ষ ছাড়ুন গোটা পৃথিবীতে এরকম ঘটনা ঘটেনি। ধর্ম জিজ্ঞেস করে আজকে মহিলাদেরকে বিধবা করা হয়েছিল, যা অত্যন্ত নিম্নরুচি এবং অত্যন্ত নিন্দনীয়। আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রীজি নির্দেশ মতো এবং দেশের সেনাবাহিনী আপনার 7 তারিখ 7 মে যেভাবে 1:20 পাকিস্তানে গিয়ে 9টা সন্ত্রাসবাদী এলাকায় গিয়ে যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের রাস্তাটাকে ধ্বংস করেছিল, তা নজিরবিহীন। আজকে আমরা বলতে পারি আমরা যে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আছেন বলে আমরা বলতে পারি যে পিওকে দখল করা হোক, আমরা বলতে পারি যে 370 ধারা বিলোপ করা হয়েছে, কিন্তু অপরদিকে কংগ্রেস সেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ওরা দান করে দিয়েছে। আজকে আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের, অনেক কষ্টের যে পশ্চিমবাংলারও 2 জন মহিলা সধবা থেকে বিধবা হয়েছে, এই পেহেলগাঁওতে খুন হয়েছে। আজকে আমরা বলতে চাই যে আজকে কল্যাণদা অনেক কিছু বলছিলেন যে পেহেলগাঁও ঘটনা ঘটলো, 4 জন এখনো ধরা পড়েনি। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে 2 জন কিন্তু আজকে ধরা পড়েছে এবং মহাদেব অপারেশনে আজকে 2 জনকে হত্যা করা হয়েছে, আজকে 2 জন জঙ্গিকে হত্যা করা হয়েছে। আজকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে ভারতবর্ষ একটা দেশ, সেই দেশে আমাদের সমস্ত সার্বভৌম টিকে আছে আমাদের ভারতীয়দের একাত্মতে। আজকে আমরা নিশ্চিতভাবে একসাথে আছি, একসাথে লড়াই করব, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাকে নিয়েও কেউ কেউ বিরোধী নেতারা প্রমাণ চেয়েছিলেন, যা অত্যন্ত লজ্জার। আমি শুধু বলতে চাই আজকে ঠিক পাকিস্তানের লোকদেরকে পশ্চিমবাংলার ভেতর দিয়ে ঢোকানো হচ্ছে, এটা কেন? আমরা দেশ যদি এক থাকি তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা দেশ আরো এগিয়ে যেতে পারবো। এই অপারেশন সিঁদুরের নিয়ে বলতে চাই যে 100-এর বেশি আতঙ্কবাদীকে আমাদের দেশের সেনাবাহিনী এবং এয়ারফোর্স আজকে সেখানে গিয়ে তাণ্ডব দেখিয়ে দিয়ে এসছে। আজকে 100 জন আতঙ্কবাদীকে হত্যা করা হয়েছে। আজকে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে কল্যাণবাবু সবসময় দেশের এই কথা তো বলেন না, তৃণমূল কংগ্রেস তারা বলছেন আজাদ কাশ্মীর। আজাদ কাশ্মীর কি করে এলো? পাক অধিকৃত কাশ্মীর, যা কংগ্রেস পাকিস্তানকে দিয়েছিল। সর্বশেষ বলি, মধ্যরাত্রি আমাকে বলতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমার শুধু একটাই থাকবে, বাঙালি হিসাবে
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস একটা রেজিমেন্ট তৈরি করা হোক, সেখানে আমরাও বাঙালিরা এখানে একাত্ম হয়ে থাকতে পারবো। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी। हाँ, अरे भाई 4 मिनट बोला, 4 मिनट ही बोला। यस सर, ठीक है, बस थैंक यू, थैंक यू। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद इस 5-4 मिनट की अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं संवेदना और शोक व्यक्त करता हूं उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, अपने जान को उन्होंने न्यौछावर किया। उनके परिवार के प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको ताकत दे ताकि उस दुख को सहे और इस मुसीबत की घड़ी से वो निकले। अपने पार्टी आदरणीय कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। आपको मैं एक बार, हमारा जो मुख्य सवाल है, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आप पूरा देश 1 अरब 40-44 करोड़ जो लोग हैं भारत देश का, वो सवाल पूछ रहा है महोदय। चूंकि हम लोग जनता के तरफ से चुन के आते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और जनता हम लोगों से जब गांव-गांव हम जाते हैं तो जनता हमसे सवाल पूछती है। उस सवाल को ले आकर के हम सदन में रखते हैं। महोदय, मैं देख सकता हूं कि कुछ हमारे सेना के कुछ हमारे लोग भी, ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। आप सबको मालूम होगा जब सेना आगे बढ़ रही थी, यह कहते हुए कि जय, हाथों में तिरंगा थाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा। हाथों में तिरंगा थाम लिया, जय हिंद का नारा गूंज उठा, पीछे मुड़कर के कभी नहीं देखा, मां जब भी तेरा नाम लिया, मां जब भी तेरा नाम लिया। सवाल 1 अरब 40-44 करोड़ जनता पूछ रहा है कि जब हमारे 26 लोगों को, एक हमारे मित्र बता रहे थे, आदरणीय मंत्री महोदय और कुछ उधर से सांसद महोदय भी बता रहे थे कि लोगों ने धर्म पूछ करके मारा, लोगों ने पैंट उतरवाया। महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस सदन सरकार से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि 40 मिनट 50 मिनट ये दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने दहशत फैलाया और हमारे 26 लोगों को मारा। वहां पर उस घड़ी हमारी बहनों ने, जब उनका पति का सिंदूर उजड़ रहा था, जब उनका सिंदूर खत्म हो रहा था, जब उनके पति को उनके सामने मार रहे थे, तो बहुत सारे पत्नियों ने कहा कि जब हमारे पति को मार रहे हो तो हमें भी मार दो, हमें भी समाप्त कर दो। लेकिन इन आतंकियों ने, दहशतगर्दों ने यह कह करके छोड़ा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं कि जाओ और अपने देश को बताओ, जाओ अपने प्रधानमंत्री को बताओ इनमें क्या औकात थी, क्या ताकत था। ये जनता, पूरा भारत देश का जनता पूछ रहा है कब जवाब मिलेगा। महोदय, आज हम भी सदन में पहला बार चुन करके आए हैं, बहुत सारे हमारे अनुभवी आदरणीय रक्षा मंत्री जी भी अपने बातों को रखा। सबसे पहले देश ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो जो आतंकवादियों ने हमारे उन 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को खत्म किया, क्या हमने उनको मारा, हमने उनको समाप्त कर दिया? आपने बिहार के धरती पर भी कहा था, आपने गया था और बिहार के 14 करोड़ लगभग जनसंख्या से आपने वादा किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि मैं आज इस बिहार में आया हूं। मधुबनी की धरती से आपने घोषणा किया था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा आतंकवादियों को। तो आज बिहार का जनता और पूरे भारत का लोग पूछ रहा है महोदय कि क्या हुआ उन 5 लोगों का, जब हमारा स्थिति मजबूत था, जब हमारे सेना आगे बढ़ रहे थे, जब हम इस बार हम आतंकियों को मिटाने वाले थे, तो कौन सी पहाड़ टूट गई, क्या हो गया? क्यों ऑपरेशन सिंदूर जो था वो रुक गया और हमारे सैनिक वापस लौट गए? महोदय, एक चीज और सवाल उठता है, सवाल ये उठता है महोदय कि बार बार लोगों ने आज कहा, जब हम सिंदूर के ऊपर में चर्चा हम लोगों ने कराया, आज मैंने सुना जब बात इंटेलिजेंस फेलियर की होती है तो वहां आप कांग्रेस का नाम लेते हैं, जब आप बात आतंकवादी का हम कर रहे हैं तो आप कांग्रेस का नाम लेते हैं।
जब हम बात आतंकवादियों को मिटाने का करते हैं तो आप कांग्रेस को कोसते हैं। महोदय, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने हर बार मीडिया के सामने में भी बोला और पूरे विपक्ष के पार्टी के जितने भी हमारे माननीय नेता थे, जितने भी सांसद थे, हम सब लोगों ने महोदय सपोर्ट किया और मीडिया में भी और हर जगह हम लोगों से जहां भी पूछा गया हम लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ में हैं और सरकार को मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। हम सेना को सैल्यूट करते हैं और सरकार को आगे बढ़ करके इस बार आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ महोदय, एक कमेटी बनी, 7 लोगों का अलग अलग कमेटी बनी, प्रदेश में भेजा गया और देश में भी। महोदय, आपको मैं देश के लोग जानना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वो जो प्रदेश में कमेटी गई अलग अलग, कोई भी वहां के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति क्या उस कमेटी से मिला? कमेटी का क्या रिपोर्ट है? वो रिपोर्ट हम लोग जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि जो विदेश में लोग गए थे, प्रदेश में गए थे। महोदय, अभी तो मैं शुरू किया हूं, 2-3 मिनट हुआ, आप तो आधा घंटा महोदय बोले थे, कम से कम 2-4-5 मिनट और दे दीजिए महोदय। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक और योजना चलाया गया भारत देश में, खासतौर पर बिहार में। कुछ लोगों ने डिबिया में सिंदूर लेकर के गांव-गांव गया, घर-घर गया और महिलाओं को लोगों ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये सिंदूर भेजा है, हम लोगों ने सिंदूर का जो ऑपरेशन था हमने आतंकवादियों को मिटा दिया है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के लिए बहन और माताएं सिंदूर भेजा है। सभी माताएं बहनों ने घर से बाहर निकला और लोगों ने कहा कि हमारा पति कामयाब है, हमारा पति हमारे लिए सिंदूर देने के लिए लायक है, तुम कौन हो हमें सिंदूर देने वाले? उसके बाद आपने देखा था महोदय, हमने देखा कुछ नेताओं से, फिर उसके बाद मैंने देखा तो सुना तो पता चला कि ये योजना के बारे में किसी को पता नहीं है। महोदय, ऐसे ऐसे हुआ। और एक चीज आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि आप सबको मालूम होगा 26 बार ट्रंप साहब ने यह कहा सीज फायर को लेकर के हमने मध्यस्थता कराया, हमने युद्ध विराम कराया। देश ये भी पूछना चाहता है कि क्या भारत देश को ट्रंप चलाएंगे? क्या भारत देश? आप समाप्त कीजिए प्लीज, समाप्त कीजिए महोदय। 1 मिनट, मैं जल्दी समाप्त कर लूंगा। समाप्त कीजिए 30 सेकंड में। ठीक है महोदय, धन्यवाद। आप कांग्रेस पार्टी का मॉडल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये किया वो किया, युद्ध के बारे में क्या किया। महोदय, सबको मालूम है, पूरा दुनिया को मालूम है महोदय, 1971 की कहानी, किस प्रकार से 90,000 सैनिकों ने पाकिस्तान का घुटना टेका और हमारे सैनिकों के पास में आकर के कहा कि अब हम आत्मसमर्पण करते हैं, अब हमारे पास बल नहीं है, अब हमारे पास ताकत नहीं है युद्ध लड़ने का। वो हमने नमूना, वो हमने मॉडल पेश किया, कांग्रेस पार्टी ने महोदय पेश किया और आप हमारे ऊपर हमेशा सवाल उठाते हैं। आनंद भदौरिया जी, आनंद महोदय, धन्यवाद। तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि पहलगाम क्यों हुआ। मुझे दहशतगर्दों से रंज है, पर तेरी रहबरी पे भी सवाल है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बधाई दूंगा इंडिया गठबंधन के अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी से समेत विपक्ष के सभी नेताओं का, कि उन्होंने इस फैसला कुन जंग में सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े रह करके अपना समर्थन देने का काम किया है। मैं अपनी देश की बहादुर फौज और अपने वीर सैनिकों को उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने दुश्मन देश की छाती पर चढ़ करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। साथ ही साथ पहलगाम में हुए खुफिया तंत्र की विफलता पर, विदेश नीति के विफलता पर तथा डोनाल्ड ट्रंप की बेलगाम बयानबाजी की चुप्पी साधने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार की कड़ी भर्त्सना भी करना चाहूंगा। सभापति जी, पहलगाम में जो दुखद घटना हुई वो देश के माथे पर कलंक का टीका है। देश जानना चाहता है, जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा और ये कहा कि मोदी को जाकर के बता देना उन कायरों का क्या हुआ। उनकी चुनौती को स्वीकार करके आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। फिर बकौल रक्षा मंत्री जी, चाहे पेंसिल टूटती या फिर पेन टूटता,
कहीं न सबको समंदर बहा के ले जाए। ये खेल खत्म करो कश्तियां बदलने का, सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त था सूरज तेरे निकलने का। आपने ऑपरेशन से पहले विपक्षी नेताओं से बात की थी, तो फिर सीज फायर से पहले विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं लिया? आगाज अच्छा था पर अंजाम समर्पण वाला था। कोई कह रहा था कि अभी तो इधर से कोई लंबी लंबी फेंक रहा था कि एक फोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम हो गया, लेकिन हमें क्या पता था कि 7 समंदर पार कोई हमसे भी लंबी लंबी फेंकने वाला बैठा है, जो ये कह रहा है कि हमने एक फोन करके भारत और पाक के युद्ध को रुकवाने का काम कर दिया। रक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि शेर और मेढक से कहीं लड़ाई होती है, और मेढक से लड़ने में अगर पसीना आ गया तो सोचिए जो पीछे से लड़ रहे थे उनसे अगर सामने से लड़ना होगा तो क्या होगा। मैं इस मौके पर श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उन शब्दों को याद करते हुए कि अगर युद्ध होगा तो दुश्मन की जमीन पर होगा, अगर इस लाइन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रेरणा ली होती तो इतनी फजीहत शायद न हुई होती। सभापति महोदय, सरकार की विदेश नीति घोषणाओं भाषणों तक सीमित रह गई है। पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकी को आपने नजरअंदाज किया। माननीय सभापति महोदय, ये समय है कि सरकार आत्ममंथन करे। विपक्ष कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का अभिन्न स्तंभ है। हम इस सरकार से जवाब चाहते हैं। क्या खुफिया एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई? क्या डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर कोई आधिकारिक विरोध दर्ज किया गया? क्या भविष्य में ऐसे हमलों से निपटने के लिए कोई नया रोड मैप तैयार किया गया है? देश को भावनात्मक भाषण नहीं, ठोस रणनीति चाहिए। राष्ट्रवाद का दिखावा नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का ठोस ढांचा चाहिए। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरिंदर सिंह रजा वारिंग जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सभापति जी, आपने मेरे को गंभीर चर्चा पर अपनी बात रखने को समय दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उन भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव में अपनी जान दी, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण दिए। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आशा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दोबारा ऐसा कभी ना हो, हमारे देश के अंदर किसी व्यक्ति को जान देनी पड़े। मैं अपने जवानों के लिए भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं, उन जवानों के लिए जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात होकर हमारे देश की रक्षा करने का काम किया है। मैंने उनके लिए 2 शब्द लिखे हैं। भारत मां की शान के लिए मिट जाते हैं हम, तिरंगे में लिपट तबूतों में बंद हो कंधों पर आते हैं हम। तिरंगे में लिपट तबूतों में बंद हो कंधों पर आते हैं हम। गांव शहर गलियों में फूलों की बारिश में नहाते हुए यूं ही हंसते हंसते भारत मां पर मिट जाते हैं हम। हमें अपनी सेना पर कोई शक नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व है कि हमारे पास इतनी अच्छी सेना और इतनी मजबूत सेना है जो दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। हमें, आज मैं तमाम वक्ताओं को सुन रहा था सभापति जी, ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा विपक्ष, कुछ जो सत्ता पक्ष है, वो इस नजरिए से देख रहा था और बात कर रहा था कि हमने कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया है। हमने, जब देश की बात आई, जब हमें बुलाया गया, तो पूरा विपक्ष, चाहे कोई व्यक्ति हो,
इस देश में, इस धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति पूरे जोर से देश की सरकार के साथ खड़ा हुआ, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ और कहा कि इस वक्त ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, हम आपके साथ हैं। लेकिन हुआ क्या? ये पुलवामा, ये पहलगाम, ये होता क्यों है अध्यक्ष महोदय? इसकी वजह क्या है? इसका कारण क्या है? इसका गुनहगार कौन है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? आदरणीय गृह मंत्री साहब अमित शाह जी 8 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर जाते हैं और सिक्योरिटी के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। जहां तो इंटेलिजेंस ने किसी प्रकार कोई इत्तला नहीं दी, जहां फिर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी होगी अध्यक्ष महोदय। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन माफी मांगेगा? पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैं उनकी जगह पर होता तो हमें तुरंत माफी मांगते हुए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आपकी वजह से उन निहत्थे 25-26 लोगों की जान गई है। अगर आप 11 साल से इस देश की इंटेलिजेंस नहीं संभाल सकते तो इस देश की 140 करोड़ की आबादी वाले देश को संभालने की आप में क्षमता नहीं है। मेरा सवाल आप पर है सीधा। और मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे और भी कई सवाल है। पहला सवाल, आपने 7 मई को डायरेक्शन दिया, आपने कहा कि हम पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। आप बार बार पूछते हैं कि आप ये क्यों पूछते हो कि पेन टूटा और पेंसिल टूटी? आप ये पूछो कि हमारा ऑपरेशन सफल हुआ कि नहीं हुआ, हमारा रिजल्ट कैसा था। हमें शक है, हुआ क्या? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं। जब 7 मई को आपने पाकिस्तान को, आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यह कह दिया कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट की नर्सरी है, ये अभी आज कहा डिफेंस मिनिस्टर ने। इसके बावजूद जो देश पाकिस्तान दुश्मनों को पाल रहा है उनको आप इत्तला देते हैं। उन्होंने तो नहीं इत्तला दी कि हम पुलवामा करने वाले हैं, हम पहलगाम करने वाले हैं, उन्होंने तो नहीं बताया। लेकिन आपने उनको पहले बताया, तो आप क्या समझते हैं? आज देश के डिफेंस मिनिस्टर जी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है, गिनती और बड़ी है, लेकिन 100 लोग मरे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने उन आतंकवादी संगठनों को बताया नहीं होगा कि आज हमला होने वाला है? आप चले जाइए, बताया होगा, जरूर बताया होगा। तो आपने आगे क्या किया अध्यक्ष महोदय? यहीं तक नहीं, आपने अपनी सेना को, बहादुर सेना को यह कहा, जब 7 मई 1 से 1:30 बजे जब 22 मिनट का वो ऑपरेशन चला, तो आपने अपनी सेना को यह कहा कि केवल आतंकवादी संगठनों पर आपने हमला करना है। आप कहीं सिविलियन पे और कहीं भी पाकिस्तान की आर्मी के हेडक्वार्टर पे आप किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। इसी की वजह नहीं हमारे 5 एयरक्राफ्ट गिरे। आपने सेना को आदेश तो दिया, लेकिन आपने हमारी सेना के हाथ पांव बांधकर आपने एयरक्राफ्ट में बैठाया। वो मजबूर थे, वो लाचार थे कि अब पाकिस्तान जब रिटेलिएट कर रहा था, हम क्या करें। इसलिए उसका नतीजा निकला। अभी तो 2 मिनट हुए हैं साहब, अभी तो 2 मिनट हुए हैं, 10 मिनट है मेरे। बेल क्यों मार रहे हैं आप?
उसका नतीजा हुआ, मैं पंजाब से आता हूं और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है, एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। और यही तक नहीं, डिसॉल्ट CEO जो समाप्त कैसे करने, भाई आप दलीप जी साहब आप नाराज लगते हैं, मेरा समय है 10 मिनट, आपको आदरणीय मंत्री साहब ने कह दिया कि नबेड़ो मेरा। ऐसा सुनिए जी, आप डिसॉल्ट अभी 3 मिनट हुए हैं। डिसॉल्ट कंपनी के CEO जो रिफाल्स जहां बनता है, आप समाप्त कर उन्होंने दीजिए। ये माना है, लास्ट उन्होंने सेंटेंस ये बोलिए। माना कि एक टेक्निकल वजह के कारण एक रफाल गिरा है, तो आपने वो भी नहीं बताया ठीक। कि टेक्निकल वजह क्या थी। श्रीमती लावली आनंद जी, श्रीमती लावली आनंद ये जी। तो दिस इज टू मच जी, आप बोल रहे 10 मिनट्स हो गया, अभी 10 पहला 10 मिनट्स। नहीं 10 मिनट्स कहाँ हुए? बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट दलीप जी। सभापति महोदय, लावली 1 मिनट, लावली जी जस्ट मिनट, आधा मिनट में समाप्त साथी, कीजिए, आधा अगर मिनट में। 10 मिनट हुए हैं क्या? नहीं कहाँ है? चालू है। चालू है। दलीप जी, आप अध्यक्ष महोदय आप गलत कर रहे हैं, हमारे 4 मिनट नहीं हुए अभी तक। नहीं यार, ऐसे फिर मैं आपका कैसे बोल पाऊंगा? 9 minutes you have completed, 10 minutes going on, please complete within 10 minutes। देखो साहब, डिसॉल्ट कंपनी के CEO ने कहा कि टेक्निकल वजह से हमारा एक रफाल जो गिरा है, लेकिन आज तक नहीं बताया गया कि रफाल गिरा कि नहीं गिरा है। फिर आपके दोस्त ने, ट्रंप ने भी ये कह दिया कि हिंदुस्तान के 5 फाइटर जहाज गिरे हैं। ये आपको मानना होगा। आप स्ट्रेटजी आप अपनी बनाते रहे, गुजरात मॉडल पेश करते रहे। आपने जिस प्रकार से इस देश के अंदर नोटबंदी लेकर आए, जिस प्रकार से आपने GST लागू किया, जिस प्रकार से 3 काले कानून लेकर आए, उसी प्रकार से आपने देश की सेना को आदेश दिया कि आप लोग किसी प्रकार का बहुत बहुत कहीं धन्यवाद और माननीय आप कोई- सदस्य लवली आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे इस विशेष चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले मैं जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे तीनों सेना के वीर जवान, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं ऑपरेशन सिंदूर पर इस विशेष चर्चा का पूर्ण समर्थन करती हूँ। यह एक ऐसी कार्रवाई है जिसने भारत की ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी सेना देश की संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारे नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है और भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरदर्शिता और अदम्य नेतृत्व ने इस ऑपरेशन को संभव बनाया। आपकी अटल प्रतिबद्धता ने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारे राष्ट्र के हर इंच की रक्षा की जाएगी और आपने यह साबित कर दिया। भारत किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके कुशल मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच ने हमारी सेनाओं को वह शक्ति और दिशा प्रदान की जिनकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। आपने यह सुनिश्चित किया
कि हमारे जवानों को सर्वोत्तम उपकरण और समर्थन मिले और ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी बहादुरी और प्रभावशीलता के साथ कर सके। माननीय गृह मंत्री जी, आपकी निगरानी में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी अभूतपूर्व समन्वय और समर्थन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर केवल सीमाओं पर लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि हमारे देश के भीतर भी शांति और व्यवस्था कायम रखने का एक प्रयास था, जिसने ये भूमिका अमूल्य रही। इसमें ये बताया गया हमारी जो बहनें, हमारी जो बेटियां जो सुहागन थी कि उसके सिंदूर को उजाड़ा गया, उनके सुहाग को लूटा गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर करके हमारे सेना के जवान ने दिया, ऑपरेशन सिंदूर करके, और जहां जहां आतंकवादी ठिकाना था वहां पर हमला कर करके इसने ऑपरेशन किया, उन आतंकवादियों का ऑपरेशन किया, इसलिए ये नाम ऑपरेशन सिंदूर पड़ा। मैं ऐसे जवानों को भी मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 26 हमारे जो देशवासी नागरिक की जो हत्या हुई है, जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति भी मैं सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ। उनके प्रति भी मैं उनके परिवार के प्रति की उन्हें शक्ति दे ये सहन करने का। और मैं कहना चाहूंगी 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर विश्व इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह पहली बार जब किसी देश ने संयमित तरीके से केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचाए। यह बदला था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का, जिसमें 26 हिंदू पर्यटकों को बेरहमी से मारा गया। माननीय महोदय, भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स, एस्केल्प मिसाइलों और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों का उपयोग 9 ठिकानों पर किया गया और हमने बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर तोयबा का गढ़ और मुजफ्फराबाद में आतंकी गढ़ों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक संदेश था बॉर्डर पर बैठे पाकिस्तान को, जिसने पिछले 70 वर्षों से भारत में शांति फैलाने की कोशिश कर रहा। हमने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि हम युद्ध में भी शराफत रखते हैं। हमने ना किसी पाकिस्तानी नागरिक को, ना उनकी सेना पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया जो देखने की बात है। उन्होंने हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों पर बम फेंके, महिलाओं और बच्चों को, निर्दोष को मारा, ड्रोन से हमला किया, रनवे पर हमले का जवाब दिया। एक सेकेंड बस लास्ट में कर रही हूँ। माननीय महोदय, एक महिला सांसद होने के नाते मेरे लिए इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए यह गर्व का क्षण था जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को संबोधित किया। जब उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत ने कैसे दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाया, ये करने के। और मैं लास्ट कर रही हूँ, आप ज़्यादा समय हमें दिए नहीं, मैं थोड़ा और लेना चाह रही थी। हमारी सरकार ने रक्षा बजट और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाया। और दूसरा है, मैं अपनी बात को एक शायरी के साथ समाप्त करना चाहूंगी। हम वो नहीं जो जख्मों पर सिर्फ मरहम लगाते हैं, हम अब जख्म देने वालों का वजूद मिटाते हैं। तुम्हारे हर प्रहार का अब हिसाब होकर रहेगा। ये नया भारत है, नए यहाँ इंसाफ होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शफी परिमल। Thank you, Speaker Sir, for this opportunity. Sir, I pay my tributes to the 26 innocent souls who lost their lives in a heinous act of violence by Pakistan-based terror outfit at Basin Meadow, Pahalgam. Sir, they were not just victims. They are martyrs of the nation that refuses to bow to terror. Let us also salute the Indian Armed Forces for their bravery and valor, sir. The terrorists asked their religion before pulling the trigger on them. This was not just a terror attack on individuals, it was an assault on the very soul of our nation, an attempt to fracture our unity and sow the seeds of division. Yet in the face of this tragedy, the bravery of the victims, the resilience of their family, and the unity of our nation and its people shone through. Sir, I recall meeting with Aridi, the brave daughter of Mother India who lost her father Ramachandran in this terror attack. Sir, how did Congress and the opposition respond to Pahalgam?
Rahul Gandhi ji gave his first statement as the whole country is united against terrorism, and we offered unconditional support to the government. Our President Kharge ji, he also mentioned that this is not the time for partisan politics, but for collective resolve to ensure justice. Sir, our resolution stated that Pakistan must be taught a lesson. The preparators must face consequences. We attended the all-party meeting, but the Prime Minister didn't attend that. Sir, we have been getting lessons from the BJP and on patriotism. Sir, they talk about 26/11. On 26/11, after the attack on 28 November 2008, then Gujarat Chief Minister rushed to the Oberoi Trident, which is the terror site, gave media bites publicly criticizing then government for political gain. Sir, the next day on 29th November, the next day, keeping the state elections in mind, they gave an advertisement in national media in the blood red color with words, brutal terror strikes at will, weak government, unwilling and incapable, fight terror, vote BJP. This was the third day after 26/11. So now they are giving us lectures on patriotism. Sir, leave that. What did our PM did now? Coming back from Saudi Arabia, we didn't see any meeting in Delhi or any press briefing or any explanation to the parliament or any other places. He directly went to Bihar to attend an election rally. Sir, this is not patriotism. This is electionism that lead BJP's to weak. Sir, understand that we are not in queue to get our patriotism certificate signed by BJP or RSS. There have been attacks against LOP also here, even in this house. Sir, he doesn't need patriotism lessons from Anurag Thakurji, or no Indian does. That would be a disgrace, I must say. Sir, who released Pakistan poster boy Masood Azhar, listed as a global terrorist on December 31st, 1999 in Kandahar? Sir, who then founded and became part of Jaish-e-Mohammed, planned Parliament attack, Pathankot attack and Pulwama attack. Sir, we all remember Pragya Singh Thakur and the support given by BJP to them. Sir, do you know Ramchandra Jangra, BJP MP in Rajya Sabha from Haryana, who told after Pahalgam that widows of those killed in the Pahalgam attack lacked the spirit of a warrior? Sir, isn't it shameful to read the statement by Kanwar Vijay Shah, Madhya Pradesh BJP minister, referred to Colonel Sophia Qureshi along with Yomika Singh, a decorated army officer who led public briefings on Operation Sindoor, as coming from the terrorist community, calling her their sister. Sir, he still continues as a minister in that government. Sir, do you know Jagdish Devda, the BJP deputy CM MP, who told that the country's army, its soldiers, are bowing down at Prime Minister's feet? Sir, you know Himanshi Narwal, what wrong did she do this what wrong did she do to this country? Sir, she was widowed just after 1 week after her marriage. She asked for peace and justice. She asked the country to be united, but she was abused on social media. She was cyber lynched. She was trolled, and even her patriotism was questioned. Sir, we all know that this is not the first incident after this government came to power. Since 2014, we are seeing so many incidents. After Prime Minister's visit in Lahore in 2015, December 25, within 7 days, we were on the receiving end at Pathankot Air Base. Our 7 security personnel was killed. Sir, on September 18th, 19 army soldiers were killed. Sir, on November 29, 2016, Nagrota 7 soldiers were killed. Sir, in Pulwama, 40 plus CRPF personnel was killed. Sir, we know that those who gave us lectures on patriotism must recall the bravery of Indira Gandhi ji, who wrote to the then US President Richard Nixon in December 15, 1971, stating that as a developing country, we have our backbone straight, enough will and resource to fight atrocities. It has been some time since any nation 3,000 or 4,000 miles away could give orders to Indians on to do as they wished. Mrs. Gandhi neither bowed nor became afraid. She showed that whole world that protecting India's borders and respecting them was above any international interest. Sir, let me conclude. Sir, External Minister told that the Indian government already informed the Pakistani forces prior to the launch of Operation Sindoor that would be a targeting terrorist infrastructure. Sir, is this foreign policy or forewarning policy?
Sir, defense minister today also told that none of our key, sir, I'm completing. None of our key assets were damaged. Chief of Defense Staff Anil Chauhan ji told that we lost few boats in the Bloomberg interview. Sir, who is suppressing facts? So, taking all this into consideration, we could say that the public demand answers are not rhetoric. Families demand closure, not silence. We deserve truth, we deserve justice, we deserve... मैं आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इतनी देर रात तक आप बैठे। माननीय गृह मंत्री जी सहित सही मंत्रीगण भी यहाँ उपस्थित है। सभी माननीय सदस्यों का इतनी देर रात तक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए धन्यवाद। सभा की कार्रवाई आज प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।